देखो अपन कर रहे थे आयुर्वेदा इतिहास। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चतुर्थ हो गया, पांचवा हो गया, छठा भी हो गया था। ठीक है, फिर अपन आ गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड डेवलपमेंट इन एथलेटिक्स एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट कमेटी एंड देयर रिकोगनाइज। ये भी हो गया था, ए पॉइंट हो गया था सातवें का, बी भी हो गया था। फिर सी आएगा इंट्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज इन फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। फिर मैंने बोला था कि मेरी इंग्लिश कमजोर है और कल फटेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से स्टार्ट करते हैं, मतलब सातवें के सी से, और ये आज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विभिन्न संगठनों का परिचय एवं कार्य आयुष। तो आयुष पे आ गए थे। कहने का मीनिंग है कि नवंबर 2003 में नाम आया था, सामने आया था भाई आयुष नाम से एक संगठन बनाते हैं कि जिसमें पूरी पैथियों का एक योगदान हो। तो नवंबर 2003 में नाम आया। और जो आयुष मंत्रालय कब बनाया गया? 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई। तो इस समय आयुष मंत्रालय ने उसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2014 को। परिचय देखो, आयुष मंत्रालय भारत का एक सरकारी निकाय है। गवर्नमेंट तो ये है ही क्योंकि मंत्रालय है, जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा रिगपा आदि के चिकित्सा पद्धतियों को विकास, शिक्षा और अनुसंधान के उद्देश्य से बनाया गया। अब इसमें से क्वेश्चन आता है, आयुष से आप क्या समझते हैं? तो आप आयुष यानी ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, ए वाई, यू फॉर यूनानी, एच फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। इसका ऐसे आपको पूछा जाएगा कि आयुष का मीनिंग क्या है, तो आपको ऐसे लिखना है। ओके, इसके कार्य देखो, एक्स्ट्रा मोरल रिसर्च स्कीम, मतलब जितने भी रिसर्च काम होते हैं ना, उनको जितनी भी रिसर्च होती है मतलब खोज होती है, वो आपको उनको नियंत्रित करना। स्कीम फॉर एक्विजिशन, कैटेगोरिक डिजिटलाइजेशन, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब एक तरीके से बुकों का प्रकाशन। ठीक है, ई सुश्रुत मतलब बोलते हैं ना कि डिजिटलाइजेशन, मतलब एक तरीके से संसार के टाइम के साथ साथ मॉडर्न, जैसे कि पीडीएफ फॉर्म में बुक बनाना, सरक की, सुश्रुत की, वाग्भट की, और जो पांडुलिपि के आधार पर थी, मतलब जो कैटालॉग, मतलब एक तरीके से पुरानी पद्धति थी ना, उनके बुकों का प्रकाशन करवाना, उसका ये काम है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्ट्रेजन टर्मिनोलॉजिक्स पोर्टल, NAMSTP, ये क्या है? ठीक है, करंटली NAMASTP पोर्टल, इस समय इस नाम से है, करंटली मतलब वर्तमान में ये है NAMASTE पोर्टल। अब इस पोर्टल का क्या काम है? इस पोर्टल का काम है जितनी भी रिसर्च होती है ना, जैसे कि अब कोरोना काल में भाई ये दवाई दी अपन ने, इस पेशेंट को कितना इफेक्ट हुआ? 40% ठीक हुआ, 60% हुआ, इस दवाई ने 80% काम किया। जैसे गुडुची पे रिसर्च हुई थी, भाई हमने कोरोना पेशेंट को गुडुची का सेवन कराया तो 7 दिन में रिकवर हुआ। तो उस पूरा डाटा ये कलेक्ट करता है। कौन सा पोर्टल है ये? NAMAST, ये पोर्टल का ये काम है कि कौन सी दवाई से कौन सा रोग ठीक हो रहा है, मतलब ये आपको एक यहाँ पे केंद्रित है। पूरा जितनी भी रिसर्च होती है पूरी यहाँ पे इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 2 नंबर में 5 नंबर में आए तो इतना लिख देना। 10 नंबर में एक क्वेश्चन आए तो आपको बुक की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बुक में, बहुत सारी चीज़ें लिखा रखी हैं एक्स्ट्रा, एक बार बुक रीड कर लेना। सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन, CCIM, कब स्थापना हुई इसकी? 1971 में। बस यही पूछा जाएगा कि कब स्थापना हुई, और CCIM की फुल फॉर्म लिखिए तो सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन 1971 में। परिचय क्या है? यह आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी समेत भारतीय चिकित्सा प्रणाली में उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के तहत व्यावसायिक परिषदों में से एक है। मतलब जो जितनी भी अपनी कॉलेज हैं UG एंड PG, BMS की, आयुर्वेदा की, उनको नियंत्रण करने के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का गठन किया गया। उद्देश्य क्या है? यह एक उत्कृष्ट नियामक निकाय बनना जो शिक्षा में अच्छे संस्थान बनाने में उद्देश्य से अच्छे मार्गदर्शन करे, उन्हें बनाए रखे, वैश्विक स्तर की जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को मजबूत करे। अब तो ये भंग कर दी, CCIM को भंग कर दिया, NSMICS कुछ ऐसा नई पोर्टल बना दिया अब तो, है ना? क्या था, कोई किसी को याद है क्या? पूरा NCMISE कुछ ऐसा है, नेशनल कमीशन, और फिर इंडियन आयुर्वेदा कुछ ऐसा कुछ नाम से, मेरे को याद नहीं आ रहा, माइंड से निकला हुआ इस समय। ये इसको भंग कर दिया। ठीक है, नया कमीशन स्टार्ट किया, सेंट्रल काउंसिलिंग की जगह इसको हटा के दूसरा कमीशन स्टार्ट किया। ये उत्कृष्ट नियामक निकाय बनाना, मतलब ये कहने का मतलब कि ये तब तक जब 1971 से लेकर अब तक क्या काम करता आ रहा था कि रेगुलेट कर रहा था कि इसमें टीचर है कि नहीं है, शिकायत कहाँ पे करो। जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप शिकायत कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे इसकी मतलब कैसे, जो मतलब एक तरह से मापदंड निगरानी का कार्य करता था। वैश्विक स्तर की जरूरतों को पूरा करने के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को मजबूत करें, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना जितने भी, उनको एक तरीके से अच्छा माहौल प्रदान करें ताकि आयुर्वेदा आगे बढ़ सके। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के अभ्यास को नियंत्रित करना मतलब एक तरीके से फर्जी होते हैं ना, फर्जी डॉक्टर्स, जो उन पर कार्रवाई करना। अब है सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस परिचय, CCRS 1978 में इसकी स्थापना हुई। सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ
देखो सी यानी सेंट्रल, सी फॉर काउंसलिंग, ओ आर फॉर रिसर्च, ठीक है। इन आयुर्वेद, ए फॉर आयुर्वेदिक, एस फॉर साइंस। तो मतलब इसकी फुल फॉर्म आएगी, सीसीआरएस की फुल फॉर्म लिखिए। हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजी होते हैं सबसे। तो सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च एंड इन आयुर्वेदिक साइंस 1978 में इसकी स्थापना हुई। परिचय, यह आयुर्वेद के शोध में, निर्माण, समन्वय, विकास और संवर्धन के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय है। मतलब जितने भी रिसर्च होते हैं ना, तो मुख्य रूप से रिसर्च कौन करता है। और आप बीएमएस के बाद में सीसीआरएस में जा सकते हो, काफ़ी अच्छा भत्ता मिलता है, 50 से 60 हज़ार पर मंथ मिलता है, एक गाड़ी मिलती है अच्छी, एक ड्राइवर मिलता है, एक अच्छा पद मिलता है, शानो शौकत मिलती है, इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम होती है, फिर इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। तो मैं भी इसका एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। जैसे मेरा बीएमएस कंप्लीट होगा, मेरी भी इच्छा है कि मैं 2 साल या 1 साल इसमें काम करूँ, क्योंकि एक अलग ही रुतबा होता है इसका। पैसे चाहे कम मिलो, 50-60 हज़ार कम नहीं होते फिर भी, लेकिन ये एक अच्छा है, मतलब 2 साल का एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा आपको रिसर्च का। उद्देश्य, आयुर्वेदिक विज्ञान में वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर अनुसंधान के लक्ष्य और सांचे का निर्माण करना। आयुर्वेदिक विज्ञान में वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मतलब जो मॉडर्न जमाने के अनुसार, जो आज के हिसाब से साइंटिफिक प्रूफ को सिद्ध करता है, ये अनुसंधान के लक्ष्य और सांचे का निर्माण तैयार करना। आयुर्वेदिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना, सहायता, विकास और समन्वय करना। अगर मान लो कोई करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसकी सहायता भी करता है ये, उसको विकास में हेल्प भी करता है, और आयुर्वेद को विकास मतलब साइंटिफिकली प्रूव कर रहा है ये। सीसीआरएस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सीसीआरएस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करना, और जितने भी रिसर्च सेंटर हैं जो उनको ये सहायता फंड प्रभावित कराता है। सीसीआरएस के समान उद्देश्यों में रुचि रखने वाले अन्य संस्थान, संघों और समाजों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करना। और सीसीआरएस के समान मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, आयुर्वेदा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ ये नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे का, मतलब एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं, ताकि एक दूसरे की नॉलेज, जैसे कि मैं भी कोई रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ही कोई दोस्त है, मतलब पूरे इंडिया के दूसरे कोने में सेम टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, अब उनको पता लगा सेम टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो बात कर सकते हैं कि यार मैंने इतने रिजल्ट कर लिए, मैंने भी इतने रिजल्ट कर लिए, क्या निष्कर्ष निकला। तो इसमें भी इस आदान प्रदान करते हैं न्यूज़ों का। तो ये अगर सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ इंडियन में, ये सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस का अगर परिचय है, तो आपको इतना लिख देना है। अब है आयुर्वेदिया फार्माकोपिया कमेटी। ये थोड़ा इंग्लिश में है, तो देखना इंग्लिश का जो उच्चारण रहेगा थोड़ा गलत रहेगा, तो समझ जाना, बस कोशिश करना। मैं इसका शाब्दिक अर्थ बता दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। इंट्रोडक्शन, परिचय मतलब क्या है इसका। द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी हैज़ बिन पब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑन आयुर्वेदा सिंगल ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इज फॉर्मूला एंड मेथड प्रिपरेशन। अब समझो इस चीज़ को, परिचय में क्या बोल रहा है कि द आयुर्वेदिक ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी है ना, वो क्या करती है, हैज़ बीन पब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑन आयुर्वेदा सिंगल ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन अलॉन्ग विद आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी। कहने का मीनिंग है कि अगर ये पब्लिश करती है, क्या पब्लिश करती है कि भाई आयुर्वेदिक दवाई कैसे बनाई जाती है, ठीक है, एक सिंगल ड्रग से मान लो कोई एक औषधि, जैसे गुडुची है, गुडुची से कोई औषधि बना रही है, वो कैसे बनेगी, ठीक है, या फिर कोई मिला के 4-5 औषधियाँ मिला के आप कोई ड्रग बना रहे हो, तो उसका भी ये रेगुलेशन करती है कि भाई इस तरीके से बनाई जा सकती है। फंक्शन क्या है इसके, टू प्रिपेयर ऑफिशियल फॉर्मूलर्स एंड द फार्माकोपिक्स फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ऑफ सिंगल ड्रग्स एंड कंपाउंड फॉर्मुलेशन। कहने का मीनिंग ये है कि ये प्रिपेयर ऑफिशियल फार्मूला, मतलब गणित, जैसे गणित के सूत्र बनते हैं ना कि भाई इस चीज़ को इतनी मात्रा, मतलब गणित के सूत्र होते हैं जिससे बड़े बड़े सवाल सोल्व होते हैं, तो अपने क्या होते हैं, बीमारियां होती हैं, बीमारों को ठीक करना होता है, तो ये योग बनाते हैं भाई इस चीज़ की, मतलब जैसे कि कोई औषधि बनाई, तो उसमें 5-6 प्लांट की औषधियाँ मतलब ड्रग से मिला के बनाई, तो योग मतलब योग बोलते हैं उनको आयुर्वेदा में। तो कितना, ये 10 ग्राम लेना है, ये 20 ग्राम लेना है, ये 30 ग्राम लेना है, कितनी डोज देनी है, वो सारी चीज़ें तो प्रेपर ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियली बनाता है एक तरीके, ऐसे नहीं कि भाई रिसर्च के बेस्ड पे साइंटिफिक प्रूफ बनाता है कि भाई इतनी मात्रा में ये चीज़ लेनी चाहिए, इतनी मात्रा में ये चीज़ लेनी, ये ऑफिशियली लॉन्च करता है। फंक्शन है इसका, टू में डाउन टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स एंड मैथडोलॉजिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन क्वालिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स। और फिर बनने के बाद में उसका चेक भी करता है, ऐसे नहीं कि उसका मतलब रिजल्ट ही बेकार हुआ, आपने बनाने में कोई गलती की कि नहीं की, मतलब एक तरह ध्यान रखता है उसका, मतलब टेस्टिंग होती है मार्केट में लॉन्च करने से पहले, सब कुछ एक पूरा ये क्या करता है आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी। टू प्रोवाइड ऑल अदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डोज, फॉर्म्स, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट्स ड्रग्स। कहने का मतलब कि जो दवाई है ना उसके बारे में पूरी नॉलेज, भाई कौन सा द्रव्य लिया आपने, कितनी मात्रा में लिया, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। जैसे लेवल होता है ना, लेवल, उस पर लेवल पे लिखा होता है कि इस पर क्या क्या दवाइयाँ हैं, इसकी कितनी मात्रा सेवन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसको बतानी पड़ती हैं ओपीएसली। ऐसे नहीं कि छुपाई जाती है, नहीं, सामने बताई जाती है आपको कि इसमें ये चीज़ें मिलाई है।
टू एंश्योर as far as possible uniformity physical properties and activity consent of drugs. To ensure the far as possibility uniformity physical properties and active contents of drugs, कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी औषधियाँ मिलाई जाती हैं एक तरीके से, इसका मीनिंग तो मुझे भी समझ नहीं आया। टू एंश्योर द फार ऐसे कौन बताएगा? इंग्लिश किसकी अच्छी है इसमें? सुमित, दीक्षा, अर्षिता और सुशील, कौन बताएगा इस लाइन का मीनिंग? कोई बोलेगा? हेलो दीक्षा, इंग्लिश वीक है। इंग्लिश वीक है सबकी? ठीक है चलो मैं ही बताता हूँ। टू एंश्योर एज पर पॉसिबल यूनिफॉर्मिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्टिव कंसिस्टेंस ऑफ ड्रग, कहने का मीनिंग ये है कि ये सिद्ध करते हैं, मतलब इंश्योर मतलब विश्वास दिलाते हैं अपन को, जो मतलब उसकी औषधि की क्वालिटी है। देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसके गुण हैं, ठीक है, एंड एक्टिव मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता वो हमेशा बनी रहे। ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन में ख़राब हो जाए, जितना उसका टाइम पीरियड है ना, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके अनुसार वो काम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बनाई आज उसका प्रभाव अच्छा है 2 दिन में ख़राब हो जाए। तो उसको पता होना चाहिए कि टू एंश्योर मतलब विश्वास दिलाता है ऐसे फॉर पॉसिबिलिटी यूनिफॉर्मिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्टिव कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग, मतलब वो अच्छी तरीके से काम करती रहेगी, इन रोगों में अच्छी तरीके से काम करती रहेगी, उनको आपको विश्वास दिलाता है, मतलब पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव करता है ये। ठीक है। नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड 24 नवंबर 2001 को स्थापना हुई इसकी। ये बस डेट जरूर याद रखना, ये CCM की, आयुष मंत्रालय की, CCRS की और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखो इसका। द नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड NMPB, इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, NMPB क्या है? तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोऑर्डिनेट विद द ऑल मैटर relating of medicine plants and supportive policy and program for growth the trade export conservation and cultivation। कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी औषधीय प्लांट हैं, जैसे अफीम का एक अच्छा उदाहरण है कि उसको कौन उगा सकता है, मतलब कौन ज़मीन पर उसकी खेती कर सकता है, फिर कहाँ पे उसको बेच सकते हो। चोरी छुपे भी तो करते हैं ना खेती अफीम की, तो पकड़े जाते हैं। लेकिन ये बोलता है कि मेडिसिनल प्लांट जिनका मतलब यूज होता हो, औषधि निर्माण में यूज होता है, जैसे भांग है औषधि निर्माण में यूज होता है, अफीम है अफीम का भी औषधि निर्माण में यूज होता है। तो जितने भी औषधीय प्लांट हैं उनकी मतलब खेती करना, उनको उगाना, उनकी देख रेख करना, ठीक है, उनको मतलब बेचना, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड। फंक्शन क्या है? टू एडवाइस कंसल्ट अथॉरिटीज एंड पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू स्कीम्स एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। टू एडवाइस कंसल्ट अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज हैं मतलब एजेंसियां हैं, उनको बताता है। पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू स्कीम मतलब ये औषधीय प्लांट ये लोग कर सकते हैं, मतलब एक तरह से टेंडर निकालते हैं। जैसे अफीम की खेती करनी होती है ना, उसका टेंडर होता है कि भाई हम अफीम की खेती करना चाहते हैं, तो सरकार टेंडर निकालती है कि आपको ऑथराइज किया जाता है कि आप अफीम की खेती कर सकते हो। ठीक है, वो सरकार की निगरानी में होती है। जैसे ही फसल तैयार होती है, सरकार के सदस्य आते हैं, पूरी फसल की खेती को उसको ट्रक में लेके चले जाते हैं, उसको अपनी जो मेहनत होती है, मजदूरी होती है, उस किसान को मिलती है। तो मतलब एक तरीके से ये होता है कि टू एडवाइस कंसल्ट अथॉरिटीज एंड पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट मेडिसिनल प्लांट। प्रोग्राम बनाए जाते हैं, एक तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है, भाई मेडिसिनल प्लांट की खेती करो, आपको इनकम भी अच्छी होगी, वो सारी चीज़ें फ़ायदे बताए जाते हैं। टू प्रोवाइड गाइडेंस इन formulation of proposed scheme program it to be taken up to agency having access to land for the cultivation and infrastructure for collection storage and transportation of medicine plant। to provide guidance मतलब एक तरीके से दिशा निर्देश, गाइडलाइन, हेल्प मिलती है फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोपोजल्स स्कीम एंड प्रोग्राम। एक तरीके से स्कीम होती है ना, नई नई योजना कि आप इसकी खेती कीजिए, आपको बदले में इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम बताए जाते हैं लोगों को कि आप देखो गेहूं में आपने ये खेती की, आपको इतना प्रॉफिट हुआ, आप अगर औषधीय प्लांटों की खेती करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। टू बी टेकन अप टू बाई एजेंसी हैविंग एक्सेस टू लैंड कल्टिवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। और अब मतलब उनको फिर काम दिया जाता है किसानों को, फिर क्या करते हैं, हैविंग एक्सेस लैंड फॉर कल्टिवेशन मतलब उनको दी जाती है ज़मीन, किसके लिए, खेती करने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन, और आपके पास साधन होने चाहिए उन औषधीय प्लांटों को कलेक्शन के लिए, स्टोरेज करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेने के लिए, ताकि औषधीय निर्माण हो सके ऑफ मेडिसिन प्लांट। ये मेडिसिन प्लांट बहुत तरीके से बिजनेस है एक तरीके से। आज के ज़माने में आयुर्वेदा बहुत आगे बढ़ चुका है और मेडिसिन प्लांट्स की जो खेती कर रहा है वो लाखों में कमा रहा है। टू प्रमोशन इन सिटू एंड एक्स सिटू कन्वर्जन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, ये अपन ने 12th में पढ़ा होगा इन सिटू और एक्स सिटू कि इन सिटू मतलब
नॉर्मली अवस्था में, जैसे कि जहाँ पे उसकी खेती होती है ना वहाँ पे, या फिर एक्स सिटू मतलब वो होता है ना जहाँ पे उसकी खेती नहीं होती लेकिन उसका ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि वो वहाँ पे वो उगाई जाती है, मतलब एक कृत्रिम मतलब ना आर्टिफिशियल माहौल तैयार करके उस औषधि का निर्माण किया जाता है। तो इन सिटू एंड एक्स सिटू, जैसे वहाँ पे मौसम नहीं है इस चीज़ को उगाने के, लेकिन वहाँ पे आसपास ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है उससे मेडिसिन प्लांट तैयार हो सके ताकि ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो ये सब इसमें आती हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड में। तो इसकी ये याद रख लेना, परी से याद रख लेना कि भाई जो औषधीय पौधे हैं उनकी देख रेख कौन खेती कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उनका परिवहन, उनके ट्रांसपोर्ट, उनकी स्टोरेज, उनका देख रेख एजेंसी, ये सब सरकार के नियंत्रण में रहता है। इसका काम यही है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो जो मैंने बताया ना वो। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी 2001 में स्थापना की गई इसकी। ये उम्र याद, ये मतलब ये साल याद रखना। और ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी मतलब TKDL, इस नाम से भी आ सकता है कि TKDL की फुल फॉर्म लिखिए। ये क्वेश्चन आता भी है, TKDL की फुल फॉर्म लिखिए। तो क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी? पारंपरिक ज्ञान का एक भारतीय डिजिटल ज्ञान कोष है, खासतौर पर भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रयुक्त औषधीय वनस्पति योगों के बारे में। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी कहने का मतलब है कि जितने भी दवाइयाँ हैं, जितने भी योग हैं, उनकी एक लिस्ट है ये, ठीक है, कि भाई इस नंबर पे जैसे कि बता दिया, एक कोड दे दिया उसको, ये एक नंबर पे ये कोड योग है, 2 नंबर पे ये, तो उस योग के बारे में जितनी भी डिटेल है ना इसमें मिल जाएगी। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी कि भाई ये योग कैसे बनता है, कितनी मात्रा में बनता है, कितनी औषधियाँ होती हैं, किसमें यूज़ हो सकता है, क्या इसमें पथ्य है, क्या अपथ्य है, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। उद्देश्य क्या है? देश के प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को बायोप्रेसी और अनैतिक पेटेंट के माध्यम से शोषण से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज बनाकर वर्गीकृत करना। जैसे कि आप नीम, हल्दी, तुलसी, जितने भी औषधीय प्लांट हैं, ठीक है, अदरक, शुंठी, ये अमेरिका क्या कर रहा है, पेटेंट ले रहा है उनका कि हमने इस खोजा है, ये हमने खोजा कि इसमें अदरक में, जैसे कि अभी खोज हुई है ना अदरक के, जो उल्टी होती है, जो प्रेगनेंसी लेडी को उल्टी आती है चौथे मंथ में आती है ना, कि भाई मूवी में देखते होंगे ना, भाई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको उल्टी सी आती है। समझ जाया करो, मूवी देख के बहुत ज्ञान लिया करो, मूवियों से ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलता है और जल्दी मिलता है, आसानी से मिलता है। तो वो बोलता है कि अदरक का सेवन करने से वो उल्टियाँ ठीक हो जाती हैं, आराम से टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब अभी रिसर्च है नहीं। तो ये क्या करते हैं अमेरिका, जो जितने भी जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, वो क्या करते हैं कि ये हमने खोजा है। पर ये हमकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है ना, ये बताता है कि देखो हमने पहले ही खोज रखा है, ये पेटेंट हमारा है, तुम नहीं ले सकते। हल्दी हमारी है, तुम नहीं ले सकते। नीम हमारा है, तुम नहीं ले सकते। तो ये बताता है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब एक तरीके से डाटा तैयार कर रखा है, ताकि कोई अगर पेटेंट के लिए बोले ना कि मैंने इसकी खोज की है, तो वो बोलेंगे खोज आपने नहीं की है, तो पहले से ही आपने चुराया है। अब राष्ट्रीय संस्थानों का परिचय में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर में स्थित है। IPGTRA ये क्या है, जामनगर में, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU वाराणसी और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली, इन चारों का परिचय आता है। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का परिचय बताइए, मतलब इनके बारे में लिखिए। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA के बारे में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा IPGTRA मतलब गुजरात आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है ना, उसके बारे में, जामनगर, उसके बारे में लिखिए। तो इनके बारे में देखते हैं। NIA जयपुर 1976 में स्थापना हुई इसकी। उद्देश्य देखो, आदर्श स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रवर्धन, मतलब आदर्श स्नातक मतलब UG और PG, स्नातकोत्तर मतलब PG। UG और PG की अच्छी शिक्षा मिले लोगों को, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, इसलिए NIA की स्थापना की गई। अनुसंधान में वशिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था, मतलब रिसर्च भी हो इसमें, और विशिष्ट आयुर्वेद चिकित्सा मतलब यहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हैं और जो मरीजों को ठीक करें, रोगियों को ठीक करें, रोगों को दूर करें। वर्तमान में 14 विभागों में PG प्रशिक्षण का प्रदान है। तो 14 डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रसशास्त्र, वैसेज, कल्पना, जितने भी मतलब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जितने भी सब्जेक्ट है ना, उन सब में यहाँ पे PG होती है। 250 संज्ञा युक्त अस्पताल है और इसमें 250 बेड का हॉस्पिटल भी है NIA में, ठीक है। अब डिटेल में और चाहिए नॉलेज तो आप इसको, इस समय इसके डायरेक्टर क्या है, संजीव जी हैं, और ये टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने वाली है, क्योंकि टू बी डीम्ड है, इस समय डीम्ड के लिए घोषणा हो चुकी है इसके बनने की, और ये जल्दी ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो और बुक में देख लेना, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। अब राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ देखो, इसका क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमने जब एग्जाम दिया था ना फर्स्ट ईयर का, तब ये क्वेश्चन आया था। 11 फरवरी 1988 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। कार्य आरंभ देखो, विद्यापीठ में कार्य आरंभ में व्यवस्था हेतु इनकी शासी निकाय का गठन किया गया। इसमें कुल 13 सदस्य हैं।
सरकारी व गैर सरकारी। शासी निकाय के प्रथम अध्यक्ष श्री देवेंद्र त्रिगुणा। विद्यापीठ में कार्य आरंभ व्यवस्था हेतु, कहने का मतलब कि भाई राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में RAV, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ठीक है, RAV के नाम से फेमस है ये। तो विद्यापीठ में कार्य आरंभ मतलब शुरुआत में कैसे कार्य करना है, कैसे आयुर्वेद को बढ़ाना है, इसलिए कितने गठन किया एक निकाय का, उसमें कुल 13 सदस्य थे, उसमें सरकारी भी थे और गैर सरकारी भी थे, मतलब प्राइवेट लोगों को भी लिया था और सरकार ने भी डिसाइड किया था। शासी निकाय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री देवेंद्र त्रिगुणा। कार्य देखो, गुरु शिष्य परंपरा के अधीन, ये गुरु शिष्य परंपरा के अभी फॉर्म चल रहे हैं। जिसने BMS कंप्लीट कर ली हो ना, और BMS कंप्लीट कर लिया हो, तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करना गुरु शिष्य परंपरा के लिए। यहाँ पे 1 साल या 2 साल के लिए गुरु शिष्य परंपरा चलती है, जिसमें आपको एक गुरु अलॉट होता है। गुरु यानी एक टीचर अलॉट होगा जो आपको सिखाएगा, चिकित्सा सिखाएगा। और ये अगर जिसने ये RAV कोर्स कर लिया ना, सर्टिफिकेट कोर्स होता है 1 साल का या 2 साल का, 2 साल का होता है मैक्सिमम, 1 साल का मिनिमम होता है, बीच में भी छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से यही है अभी तक मुझे जितना नॉलेज है। तो गुरु शिष्य परंपरा के एक टीचर अलॉट होगा आपको वहाँ पे, और आपको मतलब पूरी साल आपको चिकित्सा सिखाई जाएगी। और जो यहाँ पे जाके आ गया, जिसने RAV कोर्स कर लिया, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ वाला कोर्स कर लिया, वो मान लो कि फिर अच्छा वैद्य और अच्छा चिकित्सक बन जाएगा। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम चला रहा है, इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध वैद्यों को गुरु के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये देखो, गुरु शिष्य परंपरा के अधीन है ये, कि 2 प्रकार के पाठ्यक्रम चला रहा है। इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध वैद्यों को, जैसे बड़े बड़े वैद्य हो ना इंडिया में, उनको डिसाइड किया जाता है और उनके नीचे आपको मतलब एक तरीके से असिस्टेंट बनाया जाता है। प्रसिद्ध वैद्यों को गुरु के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी, परिसंवाद, कार्यशालाएं आयोजित करने, साहित्य प्रकाशन करने और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वानों को मान्यता देने का कार्य भी करता है। मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आपको मौका मिले ये गुरु शिष्य परंपरा ज्वाइन करने का BMS के बाद में, तो ज़रूर ज्वाइन करना। इसके अभी फॉर्म आए हुए हैं, जिन्होंने BMS कंप्लीट किया वो फॉर्म भर सकते हैं। हर साल आते हैं, ऐसे नहीं कि 1 साल, हर साल आते हैं। तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करना अगर आपको मौका मिले तो। अब है BHU बनारसी। स्थापना 1963 में हुई थी। आचार्य प्रेवेश शर्मा, प्रोफेसर मृदुनंद उपाध्याय, आचार्य दामोदर शर्मा गौड़ जैसे विद्वान विभिन्न विभागों के आचार्य व विभाग अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्योंकि ये उस समय 1963 में बनी और ये आचार्य प्रसिद्ध थे, तो इनको विभिन्न विभागों के अध्यक्ष बनाए, HOD बनाए, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वर्तमान में उक्त संस्थान में स्नातक व स्नातक स्तर पर अध्ययन व अनुसंधान कार्य किया जाता है। मतलब UG और PG लेवल पर स्टडी हो रही है, रिसर्च हो रही है और चिकित्सा चल रही है। फिर गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय। ये गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय कौन सा है? IPGT&RA, ये है गुजरात विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रथम अनुसंधान संस्थान 1952, मतलब पहला ऐसा ये है कि जो पहली बार रिसर्च के रूप में स्थापित किया गया था 1952 में जामनगर में। प्रारंभ में प्रतिवर्ष 25 प्रशिक्षणार्थी प्रवेश की व्यवस्था की गई, मतलब 25 कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकते थे शुरुआत में। यह देश के प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जहां देश के अतिरिक्त विदेशों के छात्रों में भी उपाधियां प्राप्त की हैं। मतलब यहाँ पे इंडिया के अलावा विदेशों के जो नॉर्मल जैसे कि है ना बड़े बड़े देश हैं, उनके छात्रों ने भी यहाँ से भी आयुर्वेद की डिग्री उपाधि ग्रहण की है। विदेशों के छात्रों, प्रथम कुलपति श्री विजय ठाकर थे। श्री विजय ठाकर प्रथम VC इसके कौन थे? वाइस चांसलर कौन थे? श्री विजय ठाकर। अब है अगला पॉइंट, रोल ऑफ WHO इन प्रमोशन इन ऑफ आयुर्वेदा। WHO की फुल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं दोबारा से बता दूंगा एक बार, लेकिन ये भी लिखना है, जो वहाँ पे आएगा ना लास्ट में, उसमें ये जरूर ऐड कर देना। ये थोड़ा पहले हो गया था, तो इसमें देख लेते हैं इसको साथ में कि WHO में रोल ऑफ WHO इन प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। भाई WHO का क्या योगदान है आयुर्वेदा को प्रमोशन करने के लिए? WHO के द्वारा दी गई स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत की परिभाषा से मिलती है। जो WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की परिभाषा दी है ना, वो सुश्रुत की परिभाषा, मतलब आचार्य सुश्रुत ने जो परिभाषा दी थी आज से 1 लाख साल पहले, मतलब जितनी भी 1050 साल पहले जितनी भी दी थी जब से आयुर्वेद आया था, वो बिल्कुल सेम है। अब सोच लो कि आचार्य सुश्रुत कितने महान थे। WHO के द्वारा दी गई स्वस्थ की परिभाषा सुश्रुत की परिभाषा से मिलती है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सम या विकार रहित हो वह स्वस्थ। और यही किसने दी है? WHO ने दी है। 1978 में कजाकिस्तान एक देश है की राजधानी अलमाटा में आयोजित हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका इस महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग लेना चाहिए। WHO इसी समय आयुर्वेद को स्वास्थ्य लाभ रोग निवारण हेतु WHO ने अपनी योजना में शामिल कर लिया। कि 1978 में एक कजाकिस्तान में एक मीटिंग हुई। अब देखो WHO की मतलब मीटिंग होती रहती हैं, तो उसमें ये कहाँ पे हुई थी? अलमाटा में। अलमाटा की जगह का नाम है, ठीक है। तो उस समय बताया कि भाई आयुर्वेदिक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, मतलब वैज्ञानिक अति प्राचीन चिकित्सा पद्धति है।
इसका महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग लिया जाना चाहिए। मतलब जितनी भी चिकित्सा पद्धति है ना, और रोगों को ठीक करने में, रोगों को भला करने में आयुर्वेद का सहायता लेनी चाहिए। फिर ये बोलता है कि इसी समय आयुर्वेद को स्वास्थ्य लाभ एवं रोग निवारण हेतु WHO ने अपनी योजना में शामिल कर लिया। और मतलब WHO ने आयुर्वेद को एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी जो जितनी भी चिकित्सा पद्धति है ना मेंशन, उनमें शामिल किया। एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन ये हो गया, और साथ में और दिखा देता हूँ मैं, और कर देता हूँ। ये रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक राष्ट्र विशेष एजेंसी है। WHO अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पूरे विश्व की ये देखता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कब क्वेश्चन आ जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1978 को हुई। इसका जो मुख्य कार्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऐसे आते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। भारत में WHO का कार्यालय दिल्ली में, तो भारत में WHO कार्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। और WHO के 6 प्रादेशिक कार्यालय, तो मतलब जहाँ मुख्य काम होते हैं, मतलब 6 मेन जगह इसकी जहाँ पे काम होते हैं। अफ्रीका, पश्चिम पैसिफिक, पूर्वी मेडिटेरियन, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और अमेरिका। ये अमेरिका ही है ना, अमेरिका नहीं है, ठीक है, इसको ठीक कर देना। ये 6 देशों के मुख्य कार्यालय हैं। ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कांगो, पश्चिम पैसिफिक में मनीला फिलीपींस, पूर्वी मेडिटेरियन की कैरो इजिप्ट, और दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब नई दिल्ली भारत। तो अपना कहाँ पे है? नई दिल्ली भारत में इस समय यहाँ पे इसका एक कार्यालय है। यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क, और अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका। अमेरिका में कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। मूवियों में देखते होंगे वाशिंगटन DC से खबरें आ रही हैं, जैसे कि FBI वाली मूवियाँ देखा करो। देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मूवियों से बहुत नॉलेज मिलती है। तो ये WHO के हो गए बारे में परिचय। अब देखो यहाँ पे आयुर्वेद के विकास में WHO के प्रमुख मुख्य कार्य: पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धतियों पर राष्ट्रीय नीतियाँ और विनियम। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर राष्ट्रीय नीतियाँ और विनियम, कि जितनी भी पारंपरिक मतलब परंपरा के अनुसार चलती आ रही हैं, जैसे अपन बोलते हैं दादी माँ से, दादाजी से, उनके पूर्वजों से कोई चिकित्सा पद्धति चली आ रही है, या वैकल्पिक कि इस समय इस रोग मतलब इस ऐसा करने से ये रोग ठीक हो जाता है, फिर राष्ट्रीय नीतियाँ और विनियम उनको सम्मिलित करना, उनको एक्टिव मतलब उनको एक तरीके से अपनाना। IPGT एंड RA के सहयोग से विभिन्न देशों के व्यक्तियों को आयुर्वेदिक शिक्षण सिद्धांत प्रदान करना। ये मैंने बताया था ना अभी, जो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर IPGT RA के सहयोग से विभिन्न देशों के व्यक्तियों के फेलो को आयुर्वेद मतलब जो अन्य देशों के थे, मैंने बताया था ना वहाँ पे अपने देशों के साथ साथ अन्य देशों के इन लोगों ने भी वहाँ पे मतलब BMS की आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त की। तो ये किसके साथ है? WHO की सहायता से। इन्होंने प्रमोशन किया, लोगों को पता चला कि वहाँ पे डिग्री होती है, आप नो लीजिए, और मतलब आयुर्वेद को पूरे विश्व लेवल पे फैलाया। आयुर्वेद के अभ्यास के लिए बेंचमार्क दस्तावेज, और आयुर्वेद के प्रैक्टिस के लिए मतलब एक साइंटिफिक एक रूपरेखा तैयार करना कि एक्चुअली में भाई ये साइंटिफिक रूप से काम करता है। आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी दवाओं का फार्माकोविजिलेंस, आयुर्वेदिक शब्दावली का मानकीकरण और आयुर्वेद के लिए शोध पद्धतियों का निर्माण आदि आयुष मंत्रालय के संयोग से, कि भाई ये WHO ने आयुष मंत्रालय की हेल्प ली, या फिर आयुष मंत्रालय ने WHO की हेल्प ली, दोनों ने मतलब आपस समन्वय से ये सब काम किए। कौन से काम किए? सिद्ध यूनानी दवा को फार्माकोविजिलेंस, आयुर्वेदिक शब्दावली का मानकीकरण, जो आयुर्वेद में शब्द आते हैं ना, नए नए शब्द आते हैं जो आप उनको समझ में नहीं आते, उनका मीनिंग समझाया, उनको मिलके सोल आउट किया, और मतलब लोगों के लिए आसान बनाया, इजी में उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध बनाया आयुर्वेद को, ताकि इजी वे में समझ में आ सके। आप देखो कहाँ पे आ गए थे? ये हो गए थे, परिचय हो गया था, ठीक है। अब करेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके बाद में क्या आएगा ये। तो क्लास एक बार मैं डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन होना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है।